hello friends, welcome back to my YouTube channel Explore with Tanvi. I hope you all are doing good in your life. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि मेरी प्रीवियस वीडियो से ही रिलेटेड है और उस पर फर्दर डिटेल्ड अनाउंसमेंट हुई है ऑन 4th of October 2024 में, जिसके बारे में मैं आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कि और एडिशनल मेजर्स क्या अनाउंस हुए हैं. सो आइए बिना देर के लिए मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी वीडियो. पहले क्या होता था कि लैंग्वेज टेस्ट जो होता था वो सिर्फ स्टडी वीजास के लिए देना पड़ता था. अब क्या हो गया है कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के लिए भी लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा. अगर आप कॉलेज ग्रेजुएट हो, आप कॉलेज से पढ़ के पास कर रहे हो, तो आपको मिनिमम CLB 7 स्कोर करना पड़ेगा. अगर आप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट कर रहे हो तो आपको मिनिमम CLB 7 स्कोर करना पड़ेगा. ये चेंजेस के बाद जो मेजर 2 क्वेश्चन अराइज होते हैं जो ऑलरेडी कंफ्यूजन है मार्केट में. सो वो पहला क्वेश्चन ये है कि अगर कोई यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट प्रोग्राम करता है या डिप्लोमा प्रोग्राम करता है या अगर कोई और प्रोग्राम करता है तो उनका जो एलिजिबिलिटी होता है PGWP के लिए उसमें उनको कितना स्कोर करना पड़ेगा. सो उसमें भी उनको सेम CLB 7 ही स्कोर करना पड़ेगा. मैंने दूसरा मेन क्वेश्चन आता है वो ये कि आप कौन कौन से लैंग्वेज एग्जाम दे सकते हो फॉर योर पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट. तो अभी जो 4th को अपडेट आया उसमें इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कौन कौन से एग्जाम्स आप दे सकते हो. तो आप सेल्फ पिप जर्नल दे सकते हो, IELTS जर्नल दे सकते हो, PTE कोड दे सकते हो. सो ये 3 जो है आप इंग्लिश के दे सकते हो एंड इन फ्रेंच यू कैन डू TEF एंड द अदर वन इज TCF आप दे सकते हो. अभी तक के जितने अपडेट आ रहे हैं वो बेसिकली जो टारगेट कर रही है गवर्नमेंट वो ये कर रही है कि वो अपने स्टडी परमिट नंबर्स और पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के जो नंबर्स है वो कैसे कम कर सकते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा ह्यूज नंबर्स इंक्रीज हुए हैं लास्ट ईयर में. सो उसको वो कैसे कंट्रोल में ला सकते हैं ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ सके. और जो इन सब जो भी अपडेट्स आ रहे हैं, जो भी नए नए लाइक पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट लिमिटेशंस हो गए या स्टडी परमिट लिमिटेशंस हो गए, कैपिंग कर रहे हैं ये लोग और डेडलाइंस दे रहे हैं कि इस डेट के बाद आप ये नहीं कर सकते हो. अभी उसमें जो सबसे बड़ा चेंज किया इन्होंने कैटेगरी इंट्रोड्यूस कर दी है. मतलब कि स्पेसिफिक कैटेगरीज है जो एलिजिबल होगी पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के लिए. पहले क्या होता था कि अगर आप कोर्स के लिए आ रहे हो, 2 साल के लिए आ रहे हो, तो आपको 3 साल का स्टे बैक मिल जाता था. आप 1 साल के लिए आ रहे हो आपको 1+1 मिल जाता था. बट अभी उसमें भी उन सबको नहीं मिलेगा, उसमें भी उन्होंने लिमिट कर दिया. एंड इन सब कैटेगरी को इंट्रोड्यूस करते वक्त इन्होंने जो बिजनेस की कैटेगरी है वो बेसिकली हटा दिया है. सो मतलब जो बच्चे इंटरनेशनल बिजनेस कोर्स के लिए आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल बिजनेस एनालिटिक्स हो गया, GBM हो गया, ये जो कोर्सेज हैं बहुत ही जेनरिक कोर्सेज जो करने बच्चे आ रहे हैं उनके लिए तो पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट है ही नहीं. सो अब ये जो आपका चेंज आया है वो इम्पैक्ट कैसे करेगा, कौन कौन से सेक्टर इन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं, आगे हम इस वीडियो में उसी के बारे में बात करने वाले. अब इन्होंने जो सबसे बड़ा चेंज किया है अभी तक, अगर मैं पूरे ईयर का मानूं एज पर माई ऑब्जर्वेशन या मैं अपने उससे बताऊं तो ये अभी तक का वन ऑफ द सबसे बड़ा चेंज उन्होंने किया जो कि वाकई जो फ्यूचर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है या करंट है उन पे बहुत ही तगड़ा इम्पैक्ट करने वाला है. सो इन्होंने अब कैटेगराइज कर दिया है फॉर योर पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट. जी हाँ, सो इन्होंने कनाडा का लॉन्ग टर्म शॉर्टेज जो लॉन्ग टर्म शॉर्टेज इन डिमांड कोर्सेज या इन डिमांड कैटेगरीज है उसको इन्होंने 5 मेजर कैटेगरीज इंट्रोड्यूस की है डिवाइड करके. सो जो फर्स्ट कैटेगरी है वो आपका है एग्रीकल्चर एंड एग्री फूड. सेकेंड कैटेगरी है आपका हेल्थ केयर. थर्ड कैटेगरी है आपका ट्रेड. फोर्थ कैटेगरी है आपका स्टेम एंड द 5th कैटेगरी इज ट्रांसपोर्टेशन. सो ये जो 5 कैटेगरी इन्होंने इंट्रोड्यूस की है, अगर आपका प्रोग्राम इन 5 कैटेगरी के अंडर में फॉल नहीं करता है और आप अपना एप्लीकेशन सबमिट करते हो 1st of November 2024 के बाद, तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे. तो बेसिकली अगर आप डिसाइड कर रहे हो कि आपको कनाडा में आना है या आप अभी ऑलरेडी हो या आप 1st of November के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट अप्लाई करने वाले हो, सो आपका ये जो पर्टिकुलर इन्होंने डिवीजन किया है इन्हीं कैटेगरीज में आना चाहिए, अदरवाइज यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर योर पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट. अब इसमें जो सबसे ध्यान देने वाला पॉइंट है वो ये है कि इसमें एक एक्सेप्शन है. जी हाँ, इसमें एक्सेप्शन ये है कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से बैचलर्स, मास्टर्स या PhD करते हो
तो आप एलिजिबल होते हो पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के लिए, चाहे आप किसी भी फील्ड से हो। लेकिन अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट या डिप्लोमा प्रोग्राम करते हो और किसी कॉलेज से आप सर्टिफिकेशन या ग्रेजुएशन या डिप्लोमा प्रोग्राम करते हैं, तो आपका जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है वो 1 नवंबर से इन्हीं 5 पर्टिकुलर जो कैटेगरी उन्होंने इंट्रोड्यूस की उसके अंडर में होना चाहिए, अदरवाइज यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट। सो ये एक एक्सेप्शन है जिसको आप अपना प्लस पॉइंट में कह सकते हो, प्लस पॉइंट है। सो अब जो भी बच्चे प्लान कर रहे हैं या जो भी ऑलरेडी कर चुके हैं उनके लिए दिक्कत आने वाली है। सो दे हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक एंड वेरी क्लियर कि उन्हें इन्हीं कैटेगरीज में ही प्रोग्राम्स लेने हैं या इन्हीं कैटेगरीज के प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना है अगर उनको पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट चाहिए। अब इन्होंने कैटेगरी तो इंट्रोड्यूस कर दी। अब जो क्वेश्चन आता है कि अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि भाई ये कैटेगरी पता कैसे चलेगा कि आपका कौन सी कैटेगरी में प्रोग्राम आता है। आप ये पता कैसे लगाओगे कि आपने जो भी प्रोग्राम्स लिया है या जिसमें आपने एडमिशन लिया, जिसमें आपने फीस सबमिट कर दी है, वो प्रोग्राम आपका इन 5 कैटेगरी में आता है कि नहीं आता है। सो इसको पता करने के लिए एक बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको डायरेक्टली CIC की वेबसाइट पे जाना है एंड आपको फाइंड आउट करना है अपना CIP कोड। CIP कोड है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड प्रोग्राम। सो जो क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम CIP कोड होता है, ये ऑल ओवर कैनेडा जो भी प्रोग्राम्स पढ़ाए जाते हैं उनके एक कोड है जो कि आपको डायरेक्ट वेबसाइट पे एक PDF मिल जाएगा। आपको वो PDF डाउनलोड करना है एंड आपका जो भी प्रोग्राम है, सपोज पर्सनल सपोर्ट वर्कर है या कोई बिजनेस का प्रोग्राम है या जो भी प्रोग्राम आपने लिया है, वो प्रोग्राम को आपको डायरेक्टली इस PDF में जाके सर्च करना है एंड वहां से आपको आपका CIP कोड मिल जाएगा। आपको जो वो CIP कोड मिलेगा, आपको अगेन वापस आपके CIC की वेबसाइट पे आना है टू वेरीफाई दैट CIP कोड आपको वहाँ पे डालना है एंड वो आपको शो कर देगा। अगर वो 5 कैटेगरी में होगा तो वो ऑटोमेटिकली दिखा देगा कि यस। एंड अगर जो प्रोग्राम फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, जो कि बहुत ही इन डिमांड प्रोग्राम है, हर बंदा IBM करने यहाँ पे आता है, या GBM ले लो, बहुत ही कॉमन प्रोग्राम है जिसमें बहुत ज़्यादा कोई स्किल होती नहीं, बट पीपल गो फॉर दिस प्रोग्राम, राइट, स्पेशली बिजनेस का। तो अगर आप प्रोग्राम सर्च करोगे तो आपको वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे दिखाएगा ही नहीं कि IBM इज नॉट देयर। So that means that particular program doesn't fall under that 5 categories, right? So आपको सर्च करना है, आपको आपकी कैटेगरी पता चल गई। So आप उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि आपको कंटिन्यू करना है उस प्रोग्राम में कि नहीं। अदरवाइज अगर आपको वो 5 कैटेगरी में नहीं आता है तो आप एलिजिबल नहीं होते पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के लिए। काम करूंगी, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी कि आप कैसे अपना CIP कोड चेक कर सकते हो कि वो 5 कैटेगरीज में आता है कि नहीं आता है। सो आई विल जस्ट सेंड add that particular link in my description so that it will be helpful for you। अब अगर हम बात करते हैं कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे बच्चों के दिमाग में, या काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी आते हैं कि मैंने तो ऑलरेडी कनाडा में अप्लाई कर दिया है, मैं अभी इंडिया में हूँ या अपने होम कंट्री में हूँ, अभी मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट इज़ द बेस्ट डिसीजन टू टेक। और जो ऑलरेडी कनाडा में है, जिन्होंने एप्लीकेशन ऑलरेडी डाल रखी है या जो 1 नवंबर के बाद डालने वाले हैं, उन सबका मैंने एक जॉट डाउन किया क्वेश्चंस एंड मैं 1 by 1 कौन सा मेन जो क्वेश्चंस है मैं उनको आपको डिस्क्राइब करूंगी। वो कैसे इस पर्टिकुलर, जैसे होता है ना केस वाइज होता है कि अलग अलग स्टेजेस होते हैं, जिसने स्टडी परमिट अप्लाई कर दिया है या जिसका सिर्फ ऑफर लेटर है, स्टडी परमिट अभी एप्लीकेशन नहीं हुआ है, उनको क्या करना चाहिए, वो क्या मेजर्स ले सकते हैं एज पर दी जो भी करंट चेंजेस उन्होंने किए हैं उसके बिहाफ पे। सो मैं 1 by 1 उसको एक्सप्लेन करूंगी आपको कि व्हाट कैन बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर दोज गाइज एंड हाउ दिस पर्टिकुलर चेंजेस आर गोना impact to those categories today। जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि a person who already have an offer letter बट उसका जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है वो इस 5 कैटेगरी में नहीं आता है और वो अपना एप्लीकेशन अप्लाई करने वाले हैं आफ्टर 1 नवंबर 2024, वो उनके ऊपर ये कैसे इम्पैक्ट करेगा। तो उन बच्चों पे ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला है जो ये 5 कैटेगरी अंडर फॉल नहीं करते, जो अभी अपने होम कंट्री में है, जिनके पास ऑफर लेटर है, उन्होंने फीस ऑलरेडी सबमिट कर रखी है और वीज़ा अभी तक अप्लाई नहीं किया है। तो एज अ काउंसलर मैं उनको यही सजेस्ट करूँगी, पहले तो वो अपना जो भी उनको प्रोग्राम है वो चेंज कर सकते हैं। तो पहले तो वो ट्राई करें कि वो अपना प्रोग्राम चेंज करके इन किसी 5 कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में लें टू गेट देयर फ्यूचर पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट, पहला चीज़। दूसरा चीज़, अगर उन्होंने वीज़ा ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है या करने वाले हैं
तो कोशिश करें कि उनका जो वीज़ा है वो 1 नवंबर के पहले पहले ही अप्लाई हो जाए, सो दैट उनका जो रिक्वायरमेंट होगा वो सिर्फ इंग्लिश रिक्वायरमेंट होगा पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के टाइम पे, बट एटलीस्ट दे हैव ऑलरेडी सबमिटेड देयर वीज़ा बिफोर 1 नवंबर। सो ये इन कैटेगरी वाले बच्चों पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला है। एंड जो सेकेंड क्वेश्चन आता है वो ये है कि स्टूडेंट्स हु आर ऑलरेडी स्टडिंग इन कैनेडा डूइंग देयर 1 year of course and will be doing another 1 year of course and will apply for the student visa extension after 1 November. सो फॉर देम अभी तक गवर्नमेंट ने कोई एज सच अपडेट दिया नहीं है कि आप जब भी अप्लाई करोगे, गवर्नमेंट हैज़ नॉट येट इंट्रोड्यूस एनी दैट काइंड ऑफ प्रोसेस की इन बच्चों के लिए, स्पेशली जो 1+1 लेते हैं। सपोज आप 1 साल के लिए कोर्स के लिए आए हो, आप दूसरे साल का कोर्स ले रहे हो, तो बेटर ये होगा कि अगर आप ऑलरेडी आपका 1 साल का कोर्स हो चुका है तो कोशिश करो कि आप एडमिशन बिफोर November 1 ले लो। अगर तो नहीं होता, क्योंकि अगर आपका अभी जस्ट आप रिसेंटली आए हो तो जब तक आप वो 1 साल का कोर्स करोगे नहीं तब तक आप नहीं ले सकते हो। सो जब आप फ्यूचर सेकेंड इनटेक में जाओगे या सेकेंड कोर्स जब आप अपना लोगे, सो कोशिश करना कि आपका इन्हीं 5 कैटेगरी में वो कोर्स है, सो दैट आपको पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के लिए प्रॉब्लम ना हो। अब ये भी सवाल आता है, जो बच्चे ऑलरेडी कनाडा में हैं, जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं और जिनको अभी अपना पोस्ट ग्रेजुएशन अप्लाई करना है बिफोर 1 November 2024, सो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके प्रीवियस कोर्स के मुताबिक उनको पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट मिलेगा। तो ये जो है वो एकदम रिलैक्स रहें कि हाँ, बट हाँ मेक श्योर कि आप 1 नवंबर के पहले ही अपना एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हो, सो दैट आपको अलग से कोई एग्जाम या अलग से कोई प्रिकॉशंस नहीं लेना पड़ेगा टू गेट योर पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट। बट हाँ, इन्हें फ्यूचर में मे बी PR में प्रॉब्लम आ सकती है अगर इनका कोई जेनरिक कोर्स है लाइक IBM GBM, जैसे मैंने बताया, अगर कोई बिजनेस रिलेटेड कोर्स है तो इनको फ्यूचर में जो PR पाथवे है इनका वो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि अभी सभी को पता है कट ऑफ काफ़ी हाई जा रहा है। एंड मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो पर्टिकुलर इन्होंने कैटेगरी इंट्रोड्यूस की है, अगर आप इसको पॉजिटिवली लो तो ये काफ़ी प्लस पॉइंट है, क्योंकि इन सब कैटेगरीज में जो CRS जो स्कोर जाता है ना वो काफ़ी कम जाता है कंपेयर टू जनरल कैटेगरी। चौथा क्वेश्चन आता है या चौथा कैटेगरी आप बोल सकते हो, वो ये कि जो बच्चे ऑलरेडी इन कैनेडा हैं एंड विल बी अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट आफ्टर 1 November, तो उनके लिए सारी चीज़ें सेम है, इट्स जस्ट दैट दे हैव टू गिव द लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। सो उन बच्चों को मैं यही सजेस्ट करूँगी कि थोड़ा सीरियस होके इस एग्ज़ाम को दें, क्योंकि ये जो स्कोर है वो उनके PR में भी उनको हेल्प करेगा। सो इट्स बेटर कि आप एक अच्छा अच्छे से पढ़ाई करके एक हायर स्कोर का टारगेट रखें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर आए, सो दैट इट विल हेल्प यू इन गेनिंग योर स्कोर इन PR पॉइंट्स। जो कैटेगरी है ये बच्चों को इसमें भी कन्फ्यूजन होता है जिन्होंने ऑलरेडी अपना फीस ऑलरेडी भर रखा है, वो अपने होम कंट्री में है, अभी तक कनाडा आए नहीं है, बट उन्होंने अपनी ट्यूशन फीस डाल रखी है एंड ऑलरेडी प्लान है, सब कुछ सेट है, उनको अपना वीज़ा एप्लीकेशन डालना है एंड वो सबमिट करें अपना वीज़ा एप्लीकेशन बिफोर 1 November। सो इन दैट केस उनके ऊपर कुछ भी एप्लीकेबल नहीं होता, इट्स जस्ट दैट दे हैव टू मीट द पोस्ट लैंग्वेज रिक्वायरमेंट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट। इसके अलावा उनके ऊपर कोई भी रूल्स लागू नहीं होते अगर वो अपना 1 नवंबर के पहले पहले वीज़ा सबमिट कर देते हैं। सो मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को हमेशा से यही सजेस्ट करती हूँ कि जब भी आप प्लान कर रहे हो कनाडा आने का, सो डू नॉट कम फॉर अ जेनरिक प्रोग्राम्स जस्ट जेनरिक बिजनेस प्रोग्राम्स या कोई भी ऐसा जेनरिक प्रोग्राम लेके आप मत आओ कनाडा में। आप कोशिश करो कि आप किसी ट्रेड प्रोग्राम में आओ, या आप जो भी यहाँ पे लेबर शॉर्टेज है, जो भी मार्केट में यहाँ पे इन डिमांड प्रोग्राम्स है, आप ट्राई करो कि आप उन्हीं प्रोग्राम्स को ऑप्ट करो, सो दैट इट विल हेल्प you in future for your post graduation work permit, for your PR and better life in Canada। so आपके पास जॉब होगी, क्योंकि अभी आपको भी पता है जॉब मार्केट का क्या सिचुएशन है यहाँ पे। अगर किसी के पास स्किल नहीं है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू गेट अ जॉब इन कैनेडा, नॉट इन कैनेडा में, बाकी कंट्रीज़ का भी सेम सिचुएशन है कि अगर आपके पास स्किल है तो आपके पास जॉब है, अगर आपके पास स्किल नहीं है, आप जेनरिक प्रोग्राम बस लेके आ गए हो, सो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है यहाँ का जॉब मार्केट, यहाँ का रहन सहन, यहाँ के लिविंग कल्चर या यहाँ का लाइफ। सो आई विल सजेस्ट कि बहुत ही रिसर्च एंड वाइजली अपना डिसीजन आप लीजिए कि आपको
क्या करना है, आपका फ्यूचर गोल क्या है, आप अपना एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बना के कनाडा आइए. दैट इज व्हाट आई ऑलवेज सजेस्ट फॉर माई स्टूडेंट्स. एंड इफ यू गाइज नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प यू कैन DM मी इन एनी ऑफ माई सोशल मीडिया. आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही. आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही. फर्दर ऐसी वीडियोस के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. And do not forget to follow me on other social media like TikTok, Instagram, and Facebook.